नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना कि किंग यहाँ पर अनिका, अवंतिका और अनंता इन सभी को ही अभी अनिका के कहने से वीआर के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो उन्हीं ख्यालों में चले जाते हैं जब उनके गुरुदेव की मृत्यु हो गई थी। जब उन्हें यहाँ पर उन्हें लगा कि अब उनके पास अपना सपना पूरा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो चुका है तो उन्होंने अपने घर में एक बड़ा सा कागज बिछाया और उस पर अपनी पूरी योजना लिखने लगे। वो हर छोटी बड़ी बात को बेहद ही ध्यान से कागज पर उतार ही रहे थे कि अचानक उनके मन में एक सवाल उठा। आखिर लोग मेरी बनाई हुई रियासत का सम्मान क्यों करेंगे? ये सवाल उनके दिमाग में आते ही यहाँ पर किंग का हाथ वहीं पर रुक गया। वो कुछ पल तक उसी कागज को देखते रहे। उनके मन में अब तक रियासत बनाने का सपना था, लेकिन पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि केवल धन, ताकत और सुरक्षा के दम पर किसी रियासत को लोगों के दिलों में जगह नहीं मिल सकती। किंग चाहते थे कि उनकी प्रजा उनकी रियासत पर भरोसा करे। वो नहीं चाहते थे कि लोग डर की वजह से उनकी रियासत का सम्मान करें। वो चाहते थे कि लोग अपनी इच्छा से उनकी रियासत को अपना घर समझे और किंग को अपना रक्षक। इसी सोच ने राजा को अपने पूरे प्लान को तुरंत लागू करने से रोक दिया। वो कहते हैं, अगर लोग सिर्फ मेरी ताकत से डर कर मेरा सम्मान करेंगे तो फिर मेरे और किसी अत्याचारी शासक में फर्क ही क्या रह जाएगा। यही सब सोचकर किंग बेचैन हो उठे। अगले कई दिनों तक वह इसी उधेड़ बुन में इधर उधर घूमते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे लोग उनकी रियासत पर विश्वास करें। तभी एक दिन चलते चलते उनके कानों में कुछ लोगों की बातचीत पड़ी। वहां पर एक आदमी उत्साह से अपने साथी से कह रहा था, जानते हो आज वीआर मेरे सपने में आई थी। तभी उसके साथी ने हैरानी से पूछा, सच में? सपने में? लेकिन फिर उन्होंने तुमसे क्या कहा? वो आदमी अब गंभीर होते हुए ही बोला, उन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे सतर्क रहना चाहिए, मेरे ऊपर कभी भी कोई भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उसकी बात सुनकर उसके साथी के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। तभी उसने तुरंत कहा, अगर वीआर ने तुम्हें ऐसा कहा है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। वह कभी बिना वजह किसी को चेतावनी नहीं देती। फिर वह कुछ पल रुका और बोला, वैसे भी वह हमेशा से हमारे राज्य के लोगों की मदद करती आई है। जब भी किसी पर संकट आया है उन्होंने किसी न किसी तरह से उसकी मदद जरूर की है। शायद इसीलिए तो हमारे राज्य का हर इंसान उनका सम्मान करता है। ये सुनकर पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ लेकिन एक बात सोचो, कितनी अजीब बात है ना। तब उसके साथी ने पूछा, क्या बात है? अब वो चारों ओर देखते हुए धीमी आवाज में बोला, आज तक हम में से किसी ने भी वीआर को अपनी आंखों से देखा तक नहीं है, फिर भी पूरा राज्य उन पर इतना भरोसा करता है ना। इस बात पर ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे कि तभी किंग के कानों में ये बात पड़ते ही अचानक वो वहीं पर ही उनके पैर रुक जाते हैं और उनकी नजरें अब उन दोनों लोगों पर ही टिक गई। अब वो सोचते हैं कि बिना चेहरा दिखाए, बिना सामने आए, आखिर वीआर ने लोगों के दिलों में इतना भरोसा पैदा किया तो किया कैसे? क्योंकि किंग को यहाँ पर अपने रियासत को बनाने के लिए ऐसे भरोसे की ही जरूरत थी। किंग के दिमाग में जैसे अचानक से एक रोशनी जल उठी, क्योंकि शायद उन्हें अपनी रियासत के सम्मान का जवाब मिल चुका था। सम्मान ताकत से नहीं बल्कि भरोसे से हासिल किया जाता है, ये उनकी धारणा थी। अब उन सभी लोगों की ये बातें अब यहाँ पर किंग के कानों में पड़ी तो उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। अब उन्होंने तुरंत अपना चेहरा ढका और अभी उन्हीं लोगों के पास जाकर खड़े हो गए। कुछ पल तक वे उनकी बातें सुनते रहे और कुछ पल के बाद अब यहाँ पर किंग ने पूछा, जैसे उन्हें वीआर के बारे में कुछ भी पता ना हो। और अब वो कहते हैं, आखिर ये वीआर है कौन और यहाँ के लोग उन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? किंग के इस सवाल पर अब वो व्यक्ति बिना झिझक के बोला, वो देवी हैं, हमारे लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है। सी इज ए गुडेस्ट ऑफ अस।
अब वहाँ पर किंग बड़े ही ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। अब वो आदमी आगे कहता है, जब जब इस राज्य पर कोई बड़ी मुसीबत आई है तब बड़े बड़े लोग भी उनके पास ही जाते हैं। राजा हो, सेनापति हो या राज्य के बड़े अधिकारी, किसी भी बड़े फैसले से पहले वीआर की राय जरूर ली जाती है। उस आदमी की बात को सुनकर उसका साथी भी उसकी बात में अब हामी भरते हुए ही कहता है, और हाँ, आज तक उन्होंने जितनी भी सलाह दी है ना, उसका लिया हुआ हर फैसला सही ही साबित हुआ है। शायद इसी वजह से लोगों का उन पर इतना टूट विश्वास है। किंग अब यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर अब हैरानी से पूछते हैं, लेकिन अगर वो इतनी ही महत्वपूर्ण है तो फिर वो रहती कहाँ पर है, उनसे मिला कैसे जा सकता है। किंग के इस सवाल पर दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है, यही तो एक सबसे बड़ा रहस्यमयी बात है। वो कहाँ रहती है और कब मिलेगी, ये आज तक तो किसी को भी नहीं बता पाया। वह थोड़ा रुक कर अब आगे कहता है, वीआर अपनी मर्जी से सामने आती है और अपनी मर्जी से ही गायब हो जाती है। जब उन्हें लगता है कि किसी को उनकी जरूरत है तभी वो उनके सामने आती है। ये सुनते ही तो यहाँ पर किंग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनके मन में अब वीआर को लेकर उत्सुकता पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो अपने मन में सोचते हैं कि एक ऐसी औरत जिसे आज तक किसी ने ठीक से देखा तक नहीं है, फिर भी पूरा राज्य उस पर आंखें बंद करके भरोसा करता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है ऐसी उसमें? यही सवाल किंग के मन में घूम रहा था। वह बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन उनके मन में अपनी रियासत बनाने से ज्यादा अब एक और इच्छा जन्म ले चुकी थी। वो थी वीआर से मिलने की इच्छा। किंग अभी ने विचारों में खोए हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी नजर सामने आसमान में उड़ रहे एक खूबसूरत से पक्षी पर पड़ी। वह पक्षी कुछ देर तक उनके सामने ही मंडराता रहा। राजा की नजर जैसे उस पक्षी से मिली, उनके चेहरे पर अचानक ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ अजीब सा आकर्षण था उस पक्षी में। राजा कुछ पल तक उसकी आंखों में देखते रहे, फिर वह पक्षी भी अचानक से आगे की ओर उड़ गया। राजा ने बिना ज्यादा कुछ सोचे उसके पीछे पीछे अब चलना शुरू कर दिया। यह पक्षी थोड़ा आगे उड़ा, फिर किसी पेड़ की डाल पर बैठकर अब वो यहाँ पर किंग की तरफ देखता, और जैसे ही किंग उसके करीब पहुंचे वो फिर से उड़ जाता है। किंग को अब ऐसा लगने लगा था जैसे वो पक्षी उन्हें कहीं पर लेकर जा रहा हो, क्योंकि किंग ने अपने मन में जो उसकी बातें चल रही थी वो उस पक्षी को बता दी थी। और किंग अब उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चले गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा पक्षी उन्हें किस जगह पर लेकर जा रहा है। किंग अब उस पक्षी के पीछे जाते जाते अपने मन में सोच रहे थे, कभी सोचा भी नहीं था कि जो स्किल मैंने खेल खेल में अनंता से सीखी थी वो सच में आज मेरे इतना काम आएगी। अनंता के साथ बिताए उन दिनों में किंग ने कई तरह की लड़ाई की तकनीकें और अपनी चालों को समझना सीखा था। तब उन्हें यह सब सिर्फ एक खेल और अभ्यास जैसा लगता था, लेकिन आज वही सीखी हुई बातें उनके लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो रही थी। कुछ देर तक उस पक्षी का पीछा करने के बाद अब यहाँ पर किंग एक घने जंगल में आकर रुक जाते हैं। अब उन्होंने तुरंत आगे बढ़ने के बजाय पहले वो पूरे इलाके को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। जंगल में अजीब सी एक खामोशी थी। किंग ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई और हर दिशा को ध्यान से देखने लगे। तभी उनकी नजर एक बार फिर से ऊपर आसमान में उड़ रहे उसी पक्षी के ऊपर गई। पक्षी अभी भी आगे की ओर ही जा रहा था। किंग ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वो भी अब उसका पीछा करते करते अब आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वो अब उस जंगल के अंदर जाते हैं तो रास्ता और भी सुनसान होता चला गया। आखिरकार अब यहाँ पर किंग जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां पर कदम रखा अचानक चारों तरफ से 10 लोग निकलकर उनके सामने आकर खड़े हो गए। कुछ ही सेकंड में उन 10 ने यहाँ पर किंग को चारों तरफ से घेर लिया। सभी ने अपनी अपनी अटैकिंग पोजीशन ले ली थी। इधर किंग ने भी उनसे बिना घबराए एक एक करके पहले तो सभी की तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, पीछे हट जाओ। मैं तुम लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहता। लेकिन किंग की चेतावनी का उन लोगों पर कोई भी असर नहीं हुआ। उनमें से किसी ने भी अपने कदम डर के मारे पीछे नहीं लिए।
उल्टा सभी ने किंग को घेरते हुए अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूर कर ली। उन सबको ऐसे करता हुआ देखकर अब किंग यहाँ पर अब एक गहरी लंबी सांस लेते हैं। फिर उनकी आंखों का अंदाज अब अचानक से ही बदल जाता है। अब किंग ने भी धीरे से अपनी फाइटिंग पोजीशन उनसे लड़ने के लिए ले ली थी और अगले ही पल उन लोगों ने यहाँ पर किंग पर हमला कर दिया। लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो किससे भिड़ने आए हैं। किंग ने उनकी चाल को पहले से ही भांप लिया था। किसी के वार से वह एक कदम पीछे हटते, किसी के हमले को अपने हाथ से रोकते और अगले ही पल उसी के संतुलन का फायदा उठाकर उसे जमीन पर गिरा देते। एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, देखते ही देखते राजा ने उन सभी 10 को धूल चटा दी थी। कुछ ही देर पहले जो लोग उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े थे वह अब लोग जमीन पर पड़े हुए थे। राजा ने अब अपनी सांस संभाली और उन सभी की तरफ देखते हुए गुस्से में पूछा, कौन हो तुम सब और किसने भेजा है तुम लोगों को यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर किंग अपना सवाल पूरा करके जवाब का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी तालियों की एक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अब उस तालियों की आवाज को सुनकर अब यहाँ पर किंग पलटकर उस दिशा की तरफ देखने लगे जहाँ से वो आवाज आ रही थी। उनकी आवाज में अब एक सतर्कता थी। जंगल की खामोशी के बीच किसी का तालियां बजाना साफ बता रहा था कि ये पूरी घटना पहले से ही तय थी। किंग की नजरें उस अनजान शख्स को ढूंढने लगी। तभी पेड़ों के पीछे से एक आवाज आई, वाह, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इन सबको हरा दोगे। ये सुनकर किंग की नजरें अब और भी तेज हो गई। वो अब बड़ी ही उत्सुकता के साथ अब ये उसी दिशा की ओर देखने लगे जहां से उसे वो आवाज आई थी। जब वो वहां पर उधर देख रहे हैं तो वहां पर काला अंधेरा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद उस अंधेरे में उन्हें एक शख्स दिखाई दिया। उस शख्स के हाथ में एक लालटेन थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मास्क लगा हुआ था और उसने काले रंग की क्लोक और हुड पहन रखी थी। अब उसके उसका चेहरा अब इस हुड में और भी रहस्यमयी लग रहा था। अब किंग ने उसे देखते ही पूछा, क्या आप ही वीआर हैं? कुछ पल तक वहां पर खामोशी छाई रही। फिर उस शख्स ने शांत आवाज में कहा, जितनी मेहनत से तुमने मेरे लोगों को घायल किया है अब उतनी ही मेहनत से इन्हें ठीक भी करना होगा। किंग ने जमीन पर पड़े हुए उन 10 लोगों की तरफ देखा। तभी वीआर ने आगे कहा, इसके बाद ही मैं आपके किसी सवाल का जवाब दे पाऊंगी। आपके पास बस यहाँ पर सुबह तक का समय है। मेरे ख्याल से आपके लिए इतना समय काफी होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने मिस्टर किंग? इधर उसके मुंह से मिस्टर किंग सुनते ही तो किंग के चेहरे के भाव ही बदल गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि सामने खड़ा ये शख्स उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। किंग कुछ पल उसे ध्यान से देखते और फिर कहते हैं, ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो जमीन पर पड़े लोगों की तरफ देखते हुए आगे कहते हैं, वैसे मैंने इन पर कोई ज्यादा खतरनाक वार नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया, तब भी ये लोग सुबह तक अपने आप जाग जाएंगे। वीआर की आंखें मास्क के पीछे से जैसे रात यहाँ पर किंग को ही परख रही थी। अब उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर ऐसा हुआ तो अच्छा ही होगा। वैसे आप इतनी दूर यहाँ आने की तकलीफ क्यों लेकर आए? अब यहाँ पर किंग अब उसकी तरफ देखते हैं तो इधर वीआर ने खुद ही आगे कहा, मैंने सुना है कि यहाँ के लोगों को आप पर बहुत ही भरोसा है। किंग कुछ कह पाते उससे पहले अब वीआर ने यहाँ पर आगे बढ़ाई, आपकी कही हुई बात पर ये लोग, और अभी वो ये कहते हुए अचानक से रुक गई। तो इधर किंग की नजरें अब पूरी तरह से वीआर पर ही टिक चुकी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि वीआर केवल उनके बारे में जानती ही नहीं थी, बल्कि उनकी बनाई हुई योजना, उनके इरादों और उनके लोगों के साथ उनके रिश्ते को भी परख रही थी। किंग ने अब गंभीर स्वर में पूछा, मेरे बारे में इतनी जानकारी आपको आखिर मिली कहाँ से है? अब वीआर इसके ऊपर उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो बस अपनी लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाती है और बोलती है, पहले आप मेरे लोगों को बचाइए मिस्टर किंग, उसके बाद मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। आपको मेरी बात माननी होगी। अगर आपको ये सारे सवालों के जवाब चाहिए तो पहले इन्हें ठीक कीजिए। सुनकर अब यहाँ पर किंग हाँ में अपने सिर को हिलाते हैं तो अब यहाँ पर वीआर कहती है, वैसे आप यहाँ पर आए क्यों हैं? अब यहाँ पर किंग अब वीआर की तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहते हैं, मुझे एक बात
मुझ पर यहाँ के लोगों पर भरोसा है। इसी भरोसे की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। किंग की बात सुनकर अब उस औरत ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर कहा, आपकी ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं कि यहाँ के लोगों को मुझ पर भरोसा है, लेकिन आप यहाँ खास तौर पर मुझसे मिलने क्यों आए हैं? अब किंग के पास अपनी असली वजह छिपाने का कोई भी कारण नहीं था। अब उन्होंने वीआर को अपनी पूरी की पूरी योजना के बारे में बता दिया, कैसे वो अपनी खुद की एक रियासत बनाना चाहते थे और वो चाहते थे कि वहाँ के लोग उनकी रियासत पर विश्वास करें। और सबसे ज़रूरी बात, वह अपनी प्रजा को डराकर या अपनी ताकत के दम पर अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। वीआर ने यहाँ पर पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, लेकिन ये काम तो आप अपनी ताकत और अपनी पावर का इस्तेमाल करके भी तो हासिल कर सकते हैं ना। ये सुनकर किंग ने तुरंत जवाब दिया, जहाँ काम कम्युनिकेशन स्किल से हो सकता है, वहाँ मुझे अपनी फाइटिंग स्किल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ पल वो रुकते हैं, फिर गंभीर होते हुए कहते हैं, और वैसे भी मैं अपनी प्रजा को डरा कर या धमका कर अपने साथ नहीं रखना चाहता। अगर लोग मेरे साथ सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि उन्हें मुझसे डर लगता है, तो फिर उससे रियासत का कोई मतलब ही नहीं होगा। किंग की ये बात सुनकर वीआर कुछ पल तक खामोश रही, लेकिन फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम आपका साथ देंगे। ये सुनकर किंग के चेहरे पर एक हल्की सी राहत दिखाई दी, लेकिन वीआर ने उसी समय अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कोई भी गलती हुई तो हम बिना एक पल सोचे अपने कदम पीछे खींच लेंगे। किंग ने बिना झिझक के कहा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। तभी वीआर ने अपना सिर हिलाया और बोली, ठीक है, आप अपना काम कीजिए, हम ऐन वक्त पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब वो यहाँ पर किंग की तरफ देखते हुए ही कहती है, लेकिन उसके बाद हमारी कुछ शर्तें भी होंगी। किंग ने उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। तो इधर वीआर ने कहा, उम्मीद है हमारी इन शर्तों से आपको कोई समस्या नहीं होगी। किंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब आपकी शर्तों का मकसद मेरी प्रजा की भलाई और मेरी रियासत की सुरक्षा होगी, तो मुझे उनमें समस्या क्यों होगी। लेकिन हाँ, आपकी शर्तों के साथ मेरी एक गुजारिश है, अगर आप अपनी हर शर्त मुझे बता दें तो मेरे लिए आगे की तैयारी करना और भी आसान होगा। किंग की ये बात सुनते ही उस रहस्यमयी औरत ने अब उस पल के लिए उन्हें देखा और फिर बेहद गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, तो मेरी सबसे पहली शर्त ये है कि आप कभी भी हमारा चेहरा नहीं देखेंगे। अब किंग ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। अब वो आगे कहती है, और यह शर्त सिर्फ आप पर लागू नहीं होगी, आपके आने वाले वंश पर भी यही नियम लागू रहेगा। हमारी इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके आने वाली हर पीढ़ी को हमारा साथ देना होगा। उसकी बात सुनकर अब किंग ने बिना झिझक के कहा, जी मुझे मंजूर है। अब वीआर ने अपनी अगली शर्त बताई। दूसरी बात, हम किंग के अलावा कभी भी किसी और के साथ सीधे संपर्क में नहीं रहेंगे। अब किंग ने उसकी सारी बातें सुनने के बाद हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी सारी बातें तो सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा कर रही है। अब वो थोड़ा सा रुकते हैं और कहते हैं, आप किसी भी कीमत पर लोगों के सामने नहीं आना चाहती। अब उस औरत ने बिना कुछ कहे धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। अब यहाँ पर किंग समझ चुके थे कि वीआर की पहचान और उसका चेहरा एक ऐसा रहस्य था जिसे वह किसी भी हालत में सामने नहीं आने देना चाहती थी। तभी वीआर ने आगे कहा, तो फिर अब देर मत कीजिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए मिस्टर किंग। जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हैं उसे पूरा करने का समय आ गया है। किंगम वहाँ से जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी वीआर ने अचानक उन्हें आवाज़ दी। और हाँ, जैसे ही अब वीआर ने उसे ये कहा, किंगम पीछे मुड़कर देखने लगते हैं तो वीआर कहती है, पक्षियों से बात करने की आपकी कला काफ़ी अच्छी है। ये सुनकर तो अब यहाँ पर किंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो अपना सिर झुकाकर उन्हें शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद किंग वहाँ से चले गए थे। उन्हें अब अपनी रियासत बनाने के लिए एक नई दिशा मिल चुकी थी। पूरे 6 महीने के बाद अगले 6 महीने किंग ने दिन रात मेहनत की। जमीन से लेकर महल की नींव तक हर चीज की योजना उन्होंने खुद तैयार की। धीरे धीरे उनका सपना हकीकत का रूप लेने लगा और आखिरकार 6 महीने की अथक मेहनत के बाद अब वह राजमहल बनकर तैयार हो गया।
महल को देखकर किंग के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, लेकिन महल तैयार होने के बाद उन्होंने सबसे पहले किसे बुलाया? राजा के किसी बड़े अधिकारी को नहीं, किसी सेनापति को नहीं, बल्कि उन्होंने सबसे पहले अपने आश्रम के उन लोगों को बुलाया जिनके साथ उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बिताया था। नीचे यहाँ पर महल के विशाल आंगन में सभी लोग खुशी से जश्न मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे, संगीत बज रहा था और हर तरफ उत्साह का माहौल था। तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल के एक शांत कमरे में एक अलग ही कहानी चल रही थी। कमरे में एक और राजमाता वीआर खड़ी थी तो दूसरी ओर किंग खड़े थे। वीआर ने काले रंग का लंबा गाउन पहन रखा था और हमेशा की ही तरह उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मास्क था। उनके चेहरे का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल तक किंग को देखने के बाद अब वीआर ने कहा, हमें अच्छा लगा। अब किंग ने उनकी तरफ देखा तो अब वीआर ने आगे कहा, और एक बात, हम आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन हाँ किंग, अब तक आपको दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क तो समझ में ही आ गया होगा। किंग उनकी बात को सुनकर थोड़ा सा उलझ गए। तब उन्होंने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? वीआर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आए हैं। और इतना कहते ही उन्होंने अपने हाथों से ताली बजाई। ताली की आवाज़ के साथ ही यहाँ पर कमरे का दरवाज़ा खुला और एक एक करके कुछ लोग कमरे के अंदर आने लगे। इन सभी ने भी यहाँ पर काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरों पर भी वही मास्क था जो कि किंग ने अपने चेहरे पर लगा रखा था। किंग ने जैसे ही उन लोगों को देखा, वो तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सामने खड़े लोगों को पहचानते हुए कहा, तुम सब, तुम तो वही हो ना जिनके साथ मेरी लड़ाई हुई थी? ये सुनकर वीआर ने शांत स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। किंग अब भी उन लोगों को हैरानी से देख रहे थे। तो वीआर ने आगे कहा, और एक बात याद रखिएगा किंग, आपकी और आपके वंश के प्रति वफादारी इनके खून में है। उन्होंने उन सभी लोगों की तरफ इशारा किया और फिर गंभीर आवाज में कहा, ये लोग आपकी रक्षा के लिए अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इन्हें एक बात का हमेशा ध्यान रहेगा, आपके वंश का रहस्य कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा किंग, कि इन्हें इन लोगों को तभी ही यहाँ पर से बाहर लेकर आना जब आप बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में हो। तभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। बिना कम ज़रूरत में आप इन्हें अपनी मदद के लिए नहीं बुला सकते। और एक बात, इन 10 लोगों में से ही आपको किसी एक को अपना सबसे वफादार बनाना होगा। आप चाहे तो इनका टेस्ट भी ले सकते हैं और खुद तय कर सकते हैं कि इनमें से किसे अपने सबसे करीब रखना है। अब किंग ने बड़े ही ध्यान से उन सभी की तरफ देखा तो इधर वीआर ने आगे कहा, और हाँ, अब मैं कॉन्ग बजाने जा रही हूँ, तब तक आप इन सभी से बात कीजिए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। फिर उन्होंने किंग की तरफ देखते हुए कहा, और एक बात मिस्टर किंग, मेरी सालों की तपस्या का जो फल मुझे मिला है, वही फल मैं आज आपकी रियासत को देने जा रही हूँ। वीआर की ये बात सुनकर किंग कुछ पल के लिए भावुक हो गए और अब उन्होंने सम्मान से कहा, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। इधर वीआर ने कुछ नहीं कहा। वो वहां से आगे बढ़ी और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। धीरे धीरे वह राजमहल की छत यानी टेरेस पर पहुंची। छत पर पहुंचते ही उनकी नजर वहां रखे एक विशाल कॉन्ग पर गई। उन्होंने अपने हाथ से उसे बजा दिया। उसकी गूंज तो यहाँ पर पूरे राजमहल और आसपास के इलाके में फैल गई। नीचे मौजूद सभी लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर चला और उन ऊपर की ओर चला गया था। लोगों ने जैसे ही छत की ओर देखा तो वहां पर काले गाउन, हुड और मास्क में वीआर खड़ी थी। पूरे के पूरे प्रांगण में यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ाई। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज वीआर खुद उनके सामने मौजूद थी। लोग खुशी से उनकी ओर देखने लगे। तभी वीआर ने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, आज से पीरामल रियासत मेरी है। पूरा प्रांगण शांत हो गया। अब वीआर आगे कहती है, और आज तक अब आप सभी ने जिस तरह मुझ पर भरोसा किया है, अब वही भरोसा किंग के ऊपर भी करना होगा। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। वीआर की आवाज में अब और भी ज्यादा गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा,
एक बात हमेशा याद रखिएगा, किंग का अपमान सीधे मेरा अपमान माना जाएगा। वीआर की ये बात सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोगों ने सम्मान से अपना सिर झुका दिया। कुछ ने अपनी मुठिया सीने पर रखी तो कुछ ने सिर हिलाकर वीआर की बात स्वीकार की। इसी बीच किंग भी धीरे धीरे चलते हुए वीआर के पास आकर खड़े हो गए। अब दोनों एक साथ खड़े थे। एक तरफ वह रहस्यमयी राजमाता जिस पर पूरी प्रजा आंख बंद करके भरोसा करती थी, और दूसरी तरफ वो किंग जिसे अब उसी भरोसे को हासिल करने की जिम्मेदारी दी जा चुकी थी। वीआर ने एक नज़र किंग की तरफ देखा और फिर वो नीचे खड़ी अपनी प्रजा की तरफ देखने लगी। अब यहाँ पर क्योंकि किंग भी आ गए थे तो इसलिए वीआर ने प्रजा की तरफ देखकर फिर उन्होंने धीरे से किंग का हाथ थामा और उसे ऊपर उठाते हुए ऊंची आवाज में कहा, किंग इज योर सेवियर। इतना कहना ही था कि पूरे के पूरे प्रांगण में यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग खुशी से किंग के नाम के नारे लगाने लगे। किंग कुछ पल तक उन भीड़ को देखते रहे। उनके लिए यह पल बेहद ही खास था, क्योंकि जिस भरोसे को पाने के लिए वो महीनों से मेहनत कर रहे थे, आज उसकी पहली झलक उन्हें दिखाई दे रही थी। अपना काम पूरा करने के बाद वीआर बिना कुछ कहे अब वहां से चली गई थी। किंग कुछ पल उसी दिशा में देखते रहे। फिर जैसे ही अपने ख्यालों से बाहर आए तब उन्होंने अनिका की तरफ देखते हुए कहा, अनिका, अपनी पावर का इस्तेमाल करके तो शायद कोई भी राजा बन सकता है, लेकिन अपनी की हुई वर्षों की सेवा का फल कोई यूं ही किसी को नहीं दे सकता। अब वो कुछ पल रुकते हैं और फिर कहते हैं, सोचो उन्होंने कितना वक्त लगाया होगा इस राज्य की सेवा करने में। तभी तो यहाँ के लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही जा रहा है। अनिका ने अब गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने सालों में उन्होंने जो विश्वास कमाया है उसे किसी ताकत के दम पर हासिल करना मुमकिन नहीं। फिर अनिका के मन में अचानक फिर से एक सवाल आया और अब उसने पूछा, वैसे वो 10 फाइटर क्या आज भी आपके साथ हैं? ये सुनकर किंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ मेरे साथ हैं, कुछ तुम्हारे साथ हैं और कुछ मिस्टर मारवा के साथ हैं, यानी रोहित के साथ हैं, यानी हम सब उन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं। अनिका ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गई। तभी वहां पर मौजूद अनंता ने सिकंदर की तरफ देखा और कहा, सिकंदर, मुझे आज भी याद है जब तुम मेरे पास आए थे पीरामल रियासत की रानी की पदवी को लेकर। ये सुनकर अब यहाँ पर किंग उसकी तरफ देखते हैं। अनंता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछती है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया था? मेरा मतलब है तुम खुद किंग क्यों नहीं बन गए? यह सवाल सुनते ही अब यहाँ पर कमरे में मौजूद बाकी लोग भी, यानी अवंतिका और अनिका, वो भी अब शांत हो गए। सभी की नजरें भी यहाँ पर बूढ़े किंग पर ही टिक गई थी। अब यहाँ पर बूढ़े किंग कुछ पल तक बिल्कुल खामोश रहे। उनके चेहरे पर जैसे पुराने दिनों की कोई याद उभर आई थी। उन्होंने फिर धीरे से अपनी नजरें उठाई और कहा, क्योंकि उस समय मुझे किंग बनने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और लगता था।